मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रायल इन एब्सेंशिया। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशल एनआईए कोर्ट है जम्मू का, उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है हाफिज़ सईद के अगेंस्ट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की है एनआईए ने और उसका रोल पाया गया है पहलगाम टेरर अटैक में। वारंट जो है वो एनआईए के द्वारा इशू किया गया, और क्योंकि हाफिज़ सईद जो है वो इंडियन कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हो सकता, इसीलिए एनआईए जो है वो एक ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो डिमांड कर रही है अंडर सेक्शन 356 ऑफ बीएनएसएस। एनआईए की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें हाफिज़ सईद को बोथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में और एज चीफ ऑफ लश्कर तैयबा दोनों जो है उसके कैपेसिटी में उसको चार्ज किया गया है। और बीएनएस के अंडर और यूएपीए के अंडर दोनों के अंदर जो है वो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। अब ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या होता है? बेसिकली एक क्रिमिनल ट्रायल कंडक्ट करना इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। अब सेक्शन 356 जो है बीएनएसएस का, वो कहता है कि अगर एक जो पर्सन है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वो एब्सकॉन्ड हो चुका है, भाग चुका है वो ट्रायल को अवेड करने के लिए, और कोई उसका इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो कोर्ट जो है उस अक्यूज पर्सन को की जो एब्सेंस है एज अ वेवर यूज़ कर सकता है ऑफ देयर राइट टू बी प्रेजेंट। तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है इंक्वायरी के साथ, ट्रायल के साथ या प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के साथ भी इस तरह से जैसे कि वो अक्यूज्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सीआरपीसी में कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी थे इसके ट्रायल इन एब्सेंशिया के, और ये प्रोविजंस जो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डिस्क्रेशन देते थे कि वो प्रोसीड कर सके इन एब्सेंशिया अगर अक्यूज्ड की जो पर्सनल अटेंडेंस है वो जस्टिस के लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था जो फुल फ्लैज ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो अलाउ करे। इसीलिए बीएनएसएस जो है उसमें अमेंडमेंट की गई और जो है ऑफकोर्स सेक्शन 356 ऐड करके इस गैप को एड्रेस किया गया और कंप्लीट करने के लिए ट्रायल्स को इनेबल किया गया। अब ये ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो हर अक्यूज पर्सन पर नहीं लगता, ये सिर्फ तभी होता है जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है उसी केसेस में ये सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस में ये डिफाइंड जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसी के कैटेगरी में लगता है। और अगर प्रोक्लेमेशन जो है वो एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इशू की गई है जिसका जो ऑफेंस है वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ के से रिलेटेड है, तो कोर्ट जो है उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। अब ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जिसमें कि कम से कम 10 साल की सज़ा होती है। अब इसमें भी जो ऐसा नहीं है कि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो छीना जाता है। सेवरल सेफगार्ड इसमें भी जो है वो मीट होने चाहिए, मतलब कि तो 2 कंसेक्यूटिव अरेस्ट वारंट्स इशू होने चाहिए इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 30 डेज़ में। एक पब्लिक नोटिस पब्लिश होना चाहिए लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर में। नोटिस डिस्प्ले होना चाहिए अक्यूज के लास्ट नोन रेजिडेंस पर, और भी बहुत सारे जो हैं वो ऐसे ही सेफगार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रम्प्स हॉर्मुज फी यू टर्न। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिवर्स कर दिया है प्लान 20% फ़ी लगाने का कमर्शियल वेसल्स पर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट हो रहे हैं। अब ये जो है उन्होंने अपने जो है जो रीइंबर्समेंट फ़ीस जो है 20% लगाने की जो है उसको एक तरह से वापस ले लिया है। यूएस जो है ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट है, और उनको जो है वहाँ पे यूएस की जो मिलिट्री है जो वो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए 20% सभी कार्गो शिप्स पर जो है वो रीइंबर्समेंट उनकी कॉस्ट की होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये क्लियर नहीं था कि जो फ़ी है वो टोटल वैल्यू ऑफ कार्गो पर अप्लाई होगी या नहीं, और शिपिंग अगर ऐसा होता टोटल कार्गो वैल्यू पर होती तो शिपिंग कॉस्ट जो है स्ट्रेट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। क्वेश्चंस जो हैं इस पर भी अराइज हो रहे हैं कि जो है वो फ़ी को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। कोई लीगैलिटी तो नहीं है इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ में। यूएस की जो है एबिलिटी कि वो सेफ्टी गारंटी कर सके कमर्शियल वेसल्स की, वो भी डाउटफुल ही है। अब आईएमओ ने इस प्लान को अपोज किया बहुत ज़्यादा और कहा कि कोई लीगल बेसिस नहीं है इसका, कोई मैंडेटरी टोल लगाने का या ट्रांजिट फ़ीस लगाने का ऐसे स्ट्रेट्स पर जो कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूएस जो है वो ट्रेडिशनली खुद भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को जो है चैम्पियन करता है, और अगर वो ऐसे फ़ी लगाता तो फिर बाद में जो है ईरान का भी जो केस है वो अपने टोल लगाने का वो भी स्ट्रेंथन हो जाता। अब ये फ़ी फ्लिप फ्लॉप एक तरह से डीपर कंटेस्ट दिखा रहा है बिटवीन यूएस और ईरान ओवर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब से वॉर शुरू हुई है तब से ईरान ने सॉवरेनिटी क्लेम की है इस स्ट्रेट के ऊपर, और जो वेसल्स हैं जो इससे ट्रांजिट करते हैं उनको टारगेट किया है ईरान ने जो है इस स्ट्रेट को क्लोज़ कर दिया कमर्शियल वेसल्स के लिए,
और यूएन क्लॉज के अंडर स्ट्रेट्स जो है वो नेचुरल वाटरवेज होते हैं, उन पर कोई किसी का जनरल ट्रांजिट चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अब अगर इंडिया के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा जो है ये चार्जेस लगे होते तो इंडिया के लिए मेजर, क्योंकि जो इंडिया जो है एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर है, तो इंडिया के लिए ये प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर $75 पर बैरल का जो क्रूड ऑयल है, अगर उस पर 20% आप फीस लगा दो तो $90 का वो हो जाता है। और इससे सिर्फ जो है सिर्फ इस फीस से ही $9 बिलियन एनुअली जो है इंडिया के इंपोर्ट बिल में ऑयल के ऐड हो जाते हैं। इंडिया शुरू से ही जो है वो एडवोकेट करता आ रहा है कि नेविगेशन जो है इंटरनेशनल वाटरवेज में वो फ्री और एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए, और इंडिया ने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपनी क्रूड सोर्सिंग को भी डाइवर्सिफाई किया है ताकि एडिक्वेट ऑयल सप्लाईज हम इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है 49 सेशन ऑफ CAC में जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। अब CAC है क्या? एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसको FAO ने WHO के साथ मिलकर 1963 में बनाया था ताकि कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। सभी मेंबर नेशंस जो एसोसिएट मेंबर्स हैं FAO और WHO के, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। इंडिया जो है इसका 1964 से मेंबर है, और कमीशन जो है वो हर साल एक सेशन में मिलता है, और इसकी जो फंडिंग है वो रेगुलर बजट्स ऑफ WHO और FAO से होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंट्रॉन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने विजुअली ट्रैक किया है कि कैसे एक RNA का इंट्रॉन जो है वो जंप करता है प्रेडेटर से अपने प्रे जंप करता है एक प्रेडेटर होने से एक प्रे की तरफ, और इससे हमें जीन ट्रांसफ़र जो है क्रॉस स्पीशीज़ के बारे में इंसाइट्स मिल रहे हैं। अब इंट्रॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली नॉन कोडिंग सेक्शंस होते हैं RNA ट्रांसक्रिप्ट के, और ये स्प्लाइस आउट हो जाते हैं जब RNA मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेट होने लगता है प्रोटीन में। तो जो सेक्शंस ऑफ DNA या इवन RNA जो कोड करते हैं प्रोटीन्स को, उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। अब जो प्री RNA मॉलिक्यूल होता है वो एक मॉडिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है जब न्यूक्लियस जो है वो स्प्लाइस आउट होता है, और नॉन कोडिंग जो इंट्रॉन्स हैं वो कट आउट होते हैं, और जो सिर्फ कोडिंग एक्सॉन्स हैं वही रह जाते हैं। इंट्रॉन्स को हम इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी कहते हैं। इंट्रॉन्स में जो है वो कई तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन्स की कैसे जो है जीन्स एक्सप्रेस होंगे या ट्रांसक्राइब होंगे, और कैसे mRNA जो है वो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू एनालिसिस जो है उसने शो किया है कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है दिल्ली में आ रहा है, और ख़ासकर उन एरिया से आ रहा है जो कोल प्लांट्स जिनको एग्जेम्पशन दी गई है पोल्यूशन रूल से। अब सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैवी कलरलेस गैस है, और ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होता है सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। तो अब जो कलरलेस, ये सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होता है एक पंजेंट का ऑर्डर के साथ, और इसको केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। वैसे ये हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, लेकिन इसके सोर्सेज क्या हैं? बर्निंग ऑफ कोल, इंडस्ट्रीज़, इवन नेचुरली भी अकर होता है ये, खासकर वॉल्केनिक इरप्शन से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से भी आता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है, वन ऑफ द स्टेट्स रिचेस्ट रेप्टाइल हैबिटेट्स बन चुका है बिहार के लिए। तो ये लोकेटेड है इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है, फॉर्म करता है ये हिमालयन तेराई फॉरेस्ट की इंडिया में, और ये ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का। ये सराउंडेड है बाय रॉयल चितवान नेशनल पार्क ऑफ नेपाल नॉर्थ में, और गंडक रिवर से वेस्टर्न साइड में। यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवानास और रिवरिन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कृष्णा रिवर। ये टॉपिक में एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वीक लॉन्ग जो ड्राई स्पेल आया है वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के, इसीलिए जो है वाटर इन्फ्लोज जो है कृष्णा रिवर में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में बहुत कम हो गया है। अब ये कृष्णा रिवर इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर इन्फ्लोज और बेसिन आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र स्टेट में राइज होती है वेस्टर्न घाट्स में, नियर द टाउन ऑफ महाबलेश्वर, और ये बालाघाट रेंज इसके नॉर्थ में पड़ती है, ईस्टर्न घाट्स साउथ में, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में। मेजर डैम्स अगर हम देखें तो शास्त्री डैम है, लाल बहादुर शास्त्री डैम, नागार्जुन सागर डैम, श्रीसासलम डैम। ओके, और कृष्णा रिवर जो है वो एक लाइफलाइन थी एंशिएंट किंगडम्स की, खासकर सतवाहनाज और विजयनगर एम्पायर के टाइम पर। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is trial in absentia. This topic is important for your polity section. A special NIA court in Jammu has issued a non-bailable warrant against Hafiz Saeed in connection with his role into the Pahalgam terror attack. This warrant has been issued at the request of NIA, and because Saeed is unlikely to appear before the court, NIA is expected to seek a trial in absentia under Section 356 of BNSS. So NIA's supplementary charge sheet has charged Saeed both in his individual capacity and as chief of LET and its proxy outfit TRF, and he has been charged under various provisions of the BNS and UAPA. So what is trial in absentia? It basically refers to a criminal trial conducted in the absence of the accused. So under Section 356 of BNSS, if a person has been declared as a proclaimed offender and he has absconded or to evade the trial, and there is no immediate prospect of his arrest, the court may treat that accused's absence as a waiver of their right to be present. And after recording reasons in writing, the court can then proceed with the inquiry, trial, and even pronouncement of judgment as though if the accused is present. So we have several provisions in CRPC as well, which gave presiding officers discretion to proceed in absentia only if the accused's personal attendance was not necessary for justice. But none of these provisions allowed a full-fledged trial in absentia, and now this gap has been addressed by the BNSS, and this enables complete trials now, not just partial proceedings in the accused's absence. So trial in absentia does not apply to every accused person. It is available only for a proclaimed offender, and if a proclamation has been issued against a person accused of an offence punishable with imprisonment of 10 years or more, the court may declare them a proclaimed offender after due inquiry. So basically, trial in absentia is restricted to serious offences carrying at least 10 years imprisonment, life imprisonment, or death. Okay, but this is also not unlimited, because there are several safeguards which must be met before proceedings can begin. First is that the 2 consecutive arrest warrants must be issued at an interval of at least 30 days. A public notice must be published in a local or national newspaper. The notice must be displayed at the accused's last known residence, and a relative or friend must be informed. Okay, and there are several other conditions as well. So the next topic is Trump's Hormuz fee U-turn. This topic is important for international relations. So US President Donald Trump has reversed his plan to charge a 20% fee on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz, and he announced to replace the 20% US reimbursement fee with trade and investment deals. So Trump had announced that the US would become the guardian of the Hormuz Strait, and as a matter of fairness, the US must be reimbursed by at least by 20% fee on all cargo shipped to cover the cost of providing security in this region. So there were several questions which remained unanswered. First of all, the calculation ambiguity was there. It was unclear whether the fee would apply to the total value of cargo, the cost incurred by the American forces, or some other formula. And if based on total cargo value, shipping costs through the strait would have risen sharply. Questions also arose over how the fee would be enforced, and questions were also there about the US ability to guarantee safety of commercial vessels also. Okay. IMO firmly opposed this plan, stating that there is no legal basis to impose mandatory tolls for transiting straits used for international navigation. Notably, the US has traditionally championed freedom of navigation, and this could have inadvertently strengthened Iran's case for imposing its own tolls also. And this fee flip-flop reflects a deeper contest between the US and Iran over control of the strategically vital waterway. And since the war has begun, Iran has claimed sovereignty over parts of the strait and targeted vessels sailing outside its authorized shipping lanes. Iran has closed its strait to commercial vessels, and under UN clause, straits are natural waterways with no general transit charges. Okay, so how this matters to India? And if this had gone through, it would have significantly impacted India as a major energy importer. India sources about 40% of its crude oil, 60% of its LNG, and 90% of its LPG imports from West Asia via the Strait of Hormuz. A 20% fee on 20% fee at about 75% per barrel, $75 per barrel crude oil would have pushed the landed cost to over $90 per barrel. And this fee alone could have added $9 billion annually to India's oil import bill.
So therefore, India has consistently advocated navigation through international waterways, and it has said that these should remain free and accessible to all. To mitigate the concerns regarding the supplies, we have diversified crude sourcing, and this has helped us to maintain adequate oil supplies. So the next topic is Codex Alimentarius Commission. This topic is important for your social issues. India has achieved a significant milestone at the 49th session of CAC held in Geneva, Switzerland. So what is CAC? It's an international food standard setting body established jointly by FAO and WHO in 1963. The aim is to protect consumers' health and ensure fair practices in food trade. It has its headquarters in Rome. Membership of the Commission is open to all members and associate members of FAO and WHO, which are interested in international food standards. India became a member of CAC in 1964. This commission meets in regular sessions once a year, and it is funded through the regular budgets of WHO and FAO. So the next topic is Intron. This topic is important for your science and tech section. So scientists have visually tracked an RNA intron jumping from a predator to its prey, revealing insights into gene transfer across species. Okay. So what is intron? Introns are non-coding sections of an RNA transcript or the DNA encoding it, which are spliced out before the RNA molecule is translated into a protein. The sections of DNA or RNA which code for proteins are called exons. The pre-RNA molecule, which grows through a modification process in the nucleus, is called splicing, during which the non-coding introns are cut off and only the coding exons remain. Introns are also referred to as intervening sequences, and they may contain sequences which regulate how genes are expressed or transcribed, or how the mRNA is processed. So the next topic is sulfur dioxide. This topic is important for environment section. Recently, a new analysis has showed that most sulfur dioxide around Delhi comes from coal plants which were exempted from pollution rules. So sulfur dioxide is an inorganic compound, a heavy colorless gas. It is produced in huge quantities in intermediate steps of sulfuric acid manufacture. It is a colorless gas with pungent odor. It is used to manufacture chemicals. It is harmful for human health, environment, and climate. So, what are the sources of sulfur dioxide? Burning of coal, industries, natural occurrence in the form of volcanic eruptions, and it also comes up from fossil fuel burning. So the next topic is Valmiki Tiger Reserve. This topic is important for environment section. So Valmiki Tiger Reserve in West Champaran is also emerging as one of the state of Bihar's richest reptile habitats. So it is located at the India-Nepal border in northern part of West Champaran district of Bihar. It forms the easternmost limit of Himalayan terai forests in India, and it is the only tiger reserve of Bihar. It is surrounded by Royal Chitwan National Park of Nepal in the north and River Gandak on the western side. It has tropical deciduous forests, grasslands, savannas, and riverine forests. Okay. So the next topic is Krishna River. This topic is important for environment section. A week-long dry spell in the western Ghats of Karnataka and Maharashtra has significantly reduced water inflows into the Krishna River and its tributaries. So this Krishna River is the fourth largest river of India by water inflows and basin area after Ganga, Godavari, and Brahmaputra. This river rises in western Maharashtra state in western Ghats range near the town of Mahabaleshwar. It is bounded by the Balaghat range on the north, eastern Ghats on the south, western Ghats on the west. The major dams on this river include Lal Bahadur Shastri Dam, also called as Almaty Dam, Nagarjun Sagar Dam, Srisa Salam Dam, Thorn Dam, Narayanpur Dam, and even Jurala Dam. So historically, Krishna River has been the lifeline of ancient kingdoms like Satavahanas and Vijayanagar Empire. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.